मार्च का महीना बाजारों के लिए बेहद इंटरेस्टिंग रहा है, जहां एक और बाजारों ने नए हाईज बनाए, 9000 के पार जाकर निफ्टी टिका भी, लेकिन उसके बाद जो करेक्शन की शुरुआत हुई वो काफी चौंकाने वाली थी कई लोगों को बाजार में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाजार में इस करेक्शन का इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज बाजार के डायरेक्शन पर बात करने के लिए, और जिनके व्यूज बेहद स्ट्रांग होते हैं, राय एकदम साफ होती है और बाजार के डायरेक्शन पर जो वो कहते हैं वो होता भी नजर आता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं शंकर शर्मा की, फर्स्ट ग्लोबल के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर सर, स्वागत है CNBC आवाज पर आपका। थैंक यू। हो क्या रहा है बाजार में? लोगों को लग रहा है कि जब अच्छी खबर आए और उसके बाद जो धुलाई होती है, चाहे वो फिर अच्छा रेल बजट हो, अच्छा यूनियन बजट हो, इंश्योरेंस बिल हो, अनएक्सपेक्टेड रेट कट हो, सब मौका ही देख रहे हैं कि जैसे ही बस ऊपर आए कि बस पीट डालो। नहीं, मेरा ये मानना है कि ये क्रिकेट के हार से भी काफी लोग मायूस हो गए हैं, और मेरा ये कहना था मैच के दिन कि मार्केट के लिए 1000 पॉइंट में खोने को तैयार हूं अगर हम कप वापस जीत लें तो। लेकिन अब परिणाम तो सामने है और कप नहीं जीत पाए, यानी कप भी गए और 700 पॉइंट भी गए, और जैसा लग रहा है अभी कि इतने ही पॉइंट शायद काफी नहीं हो, क्योंकि जैसा आपने कहा, मार्केट में एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो लॉजिकली कई चीजें हैं उनको अगर हम एकत्रित करें तो बाजार को एक रुख पकड़ना चाहिए था। तो मार्केट शुड डू व्हाट इट वाज सपोज्ड टू डू, राइट। ये एक बेसिक तथ्य है मार्केट का कि मार्केट शुड डू व्हाट इट वाज सपोज्ड टू डू। जिन फैक्टर्स का आपने जिक्र किया उससे तो ये होना चाहिए था कि मार्केट को यहां से भी एक बेस बना के और ऊपर चलना चाहिए था, लेकिन नहीं चला। जब ये होता है तो हमारे तजुर्बे में और मेरे पर्सनल व्यक्तिगत तजुर्बे में ये है कि फिर एक काफी बड़ा एक सवालिया निशान हो जाता है कि सारी चीजें ठीक हुई फिर भी ये बाजार टिका क्यों नहीं। और इसका बिल्कुल विपरीत होता है नीचे के साइड में कि सारी चीजें नेगेटिव हैं लेकिन बाजार नीचे नहीं जा रहा। कई बार होता है, बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आता है, बहुत पैसे खोने के बाद आता है, लेकिन समझ में तो ये आपने जो बात कही है उसके जवाब में यही कहूंगा कि ये बाजार वो नहीं कर रहा है जो इसे करना चाहिए था, और वो अपने आप में काफी नेगेटिव साइन एटलीस्ट मैं मानता हूं। अब क्यों नहीं कर रहा है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। मैं उस पर आना चाहता हूं, क्योंकि जनरली हम डायरेक्शन किससे देखते हैं कि भाई FIs क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक फंड्स क्या कर रहे हैं, क्या वाकई में वो बेचकर निकल जाने के मूड है। ठीक है, थोड़ी बहुत बिकवाली शायद वायदा कारोबार भी उन्होंने की होगी FIs की तरफ से हेजिंग के लिहाज से, लेकिन कैश मार्केट में तो उनका कमिटमेंट बरकरार है। तो फिर ये भी सवाल है कि बेच कौन रहा है और क्यों बेच रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से दो कारण है। कारण नंबर 1, जो रिजल्ट्स हैं दिसंबर क्वार्टर के वो तो हमारे सामने हैं, और वो तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो काफी बुरे थे, लेकिन वो अपने आप में सिर्फ इनफ नहीं था। अब किन्हीं कंपनियों से भी आप बात कर लीजिए जाके, कोई ये नहीं कह रहा कि मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स हमारे अच्छे आने वाले हैं। इनफैक्ट अगले 2-3 क्वार्टर की चिंता है। मैं वही कहने वाला था कि अब तो लोगों को विजिबिलिटी, जो नेगेटिव विजिबिलिटी ज्यादा हो गई है कि साहब ये क्वार्टर तो अब भूल ही जाओ, जून क्वार्टर में भी हमें कुछ नजर नहीं आता, और सितंबर क्वार्टर में भी हम ये नहीं कह सकते किसी भी कॉन्फिडेंस के साथ कि रिजल्ट्स हमारे सुधरेंगे। अगर ये माइंडसेट है, और बाय द वे मैं इसका रिवर्स भी देख चुका हूं, और मैं आपको एक सेकंड में बताना चाहता हूं, 2 एग्जाम्पल देता हूं। जनवरी 2009 में आपको याद होगा माहौल क्या था उस वक्त कंपनियों का एक सर्वे आया था कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है अगले 2 क्वार्टर के और 3 क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर, एंड ओवरवेलमिंग पार्ट सेड दैट वी आर लुकिंग एट ऑर्डर अपटिक इन द नेक्स्ट 2 और 3 क्वार्टर्स, और मार्केट का बॉटम जाके बना मार्च 2009 में। आप देखिए एग्जैक्टली सेम चीज आप देख लीजिए तो अगस्त 2013 की बात है, जब मार्केट क्रैश हो रहा था कि करेंसी क्राइसिस के चलते अमेरिका के QE के टेपरिंग की बातें आई थी। एग्जैक्टली कंपनियों का आउटलुक था कि नहीं जी अभी हमें ठीक लगता है आगे, और बाजार वहां से बॉटम होके चला। अभी कंपनियों की विजिबिलिटी बिल्कुल रिवर्स है। तो मैं इस पर
ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही सुपरफिशियल व्यूज हैं, मैं इनको काफी महत्व देता हूं कि कंपनियां जो रोज अपना बिजनेस कर रही हैं, कारोबार कर रही हैं, उनकी बात तो हमको सुननी ही पड़ेगी ना साहब। बिल्कुल, आखिरकार वैल्यूएशन वहां से डिसाइड होंगे। और वो रोज कर रहे हैं, कोई ना कोई व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल बेच रहा है, कोई शैम्पू बेच रहा है। अगर वो ये बात कह रहे हैं, और ऐसा नहीं होता कि मोटरसाइकिल के सेल या शैम्पू के सेल इतने वॉलेटाइल होते हैं कि ये महीने में मैंने जी 500 बेचे, अगले महीने में 5000 बेच दूंगा। एक रीजनेबल बेस होता है। अगर वो कह रहे हैं कि नजर नहीं आ रहा कहीं भी अपटिक हमें, तो हमें उसको महत्व देना पड़ेगा। बाजार मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर 1 जो मैं कह रहा था डाउन इसके लिए है कि अर्निंग्स की पिक्चर बड़ी धूमिल हो गई है। दूसरी चीज टैक्स का जो एक मसला आ गया सामने, ये जो मैट लगा रहे हैं FIS के ऊपर, वो मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकली, और जो भी फिगर आए 50,000 करोड़ का, और वो भी कोई पक्का नहीं, कुछ नहीं है, लोग टैक्स की अथॉरिटीज की भी स्टेटमेंट है कि ये उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो दैट इज लाइक $10 बिलियन। मतलब आप समझो। लेकिन शंकर सर, उससे तो FIS को बेचना चाहिए, वो तो बेच नहीं रहे। मेरे हिसाब से जो इंडिया में काफी स्मार्ट लोग होते हैं, उन्होंने इस चीज को पहले ताड़ लिया है कि इसके चलते सेंटीमेंट पर इंपैक्ट आएगा। देखो, मार्केट में आपको थोड़ा पहले चलना पड़ेगा। आप सब चीज होने के बाद चलेंगे तो आप बहुत लेट हैं। हमारी जनता बहुत तेज है। मेरे हिसाब से उसको एंटिसिपेट करके मार्केट ये चीज कर रही है। बट सेंटीमेंट की बात अगर देखें तो इससे सेंटीमेंट डेफिनेटली खराब होगा ना साहब, कि अगर आपने कहा है कि मैं FIS के प्रति ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करूंगा या कंपनी के प्रति करूंगा, और ये नहीं होता है, चाहे तो आप ना कहें कुछ, आप कहेंगे और फिर उसके विपरीत पॉलिसीज बनेंगे या टैक्स अथॉरिटीज काम करेंगी, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट होगा। तो मेरे हिसाब से ब्रॉडली ये 2 कारण हैं जिससे कि ये मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया जहां पर पहुंचा था। और इतने गुड न्यूज के बावजूद रेट कट हो गया और बजट भी ठीक ठाक थे, उसके बावजूद बाजार नहीं टिका वहां पर। क्या ये कहना और समझना भी ठीक है कि मार्च के महीने में जनरली लिक्विडिटी की समस्या रहती है और लीवरेज पोजीशंस बनाने वाले ट्रेडर्स भी, ब्रोकर्स भी प्रीफर करते हैं कि बैलेंस शीट साफ सुथरी रहे मार्च के अंत में। और इस बार चूंकि बुल रन में थे तो पोजीशंस भी थोड़ी कैश मार्केट के स्टॉक्स में ज्यादा बनी हुई थी, वो खत्म होने का भी प्रेशर दिख रहा है। देखिए, मैं कभी नहीं मानता कि ये बाजार में ये टैक्स का रीजन हो जाता है। ये सब बड़े सुपरफिशियल कारण होते हैं जो हम एक्सप्लेन करते हैं। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, उसको हम बड़े आसान तरीके से कोशिश करते हैं समझने की। इतना आसान नहीं है ये पजल। इतना ही आसान होता तो साहब बहुत लोग पैसे बनाते हैं इस धंधे में। तो ये एक बहुत ही सुपरफिशियल कारण है। लार्जर कारण है, जो फंडामेंटल कारण है, वो है अर्निंग्स पिक्चर बहुत ही वीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दूसरा, अगर आप ग्लोबल फैक्टर्स देखें तो यूएस की मार्केट की भी स्थिति काफी नाजुक रह रही है। मतलब एक लेवल पे जाके वो भी नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं डिस्पाइट के जीडीपी ग्रोथ ठीक आ रहा। तो एक ओवरऑल ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं। और बाजार देखें तो यार काफी चल भी गया। ऐसा भी नहीं था कि ये बाजार मतलब 15,000 के इंडेक्स पे था, आज 29,000 के आसपास है। तो एक करेक्शन जो शायद नहीं होना चाहिए था लेकिन हो रहा है, whether we like it or not। आपने जो पिछले सवाल के जवाब में कहा उस पर आना चाहता हूँ। क्या वाकई में कॉर्पोरेट इंडिया के कुछ दिग्गजों ने भी कहा है कि जमीनी हालात कुछ भी बदले नहीं है, और आप हर रोज कंपनियों के मैनेजमेंट से बात करते हैं, जब अर्निंग की आप बात करें, क्या ये वाकई में सच है कि कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा है, या फिर जो बदलाव हो रहे हैं वो बहुत कम है कि बाजार इन लेवल्स पर 9,000 पर निफ्टी सस्टेन कर सके? साहब, मैं तो एक कदम आगे बढ़ के ये कहूंगा कि कुछ बदले नहीं है, ये भी एक्चुअली बात सही नहीं है। चीजें बदली हैं लेकिन दे हैव गॉन टुवर्ड्स द वर्स। ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हुआ, बदलाव हुआ है, लेकिन वो थोड़ा रिवर्स गियर की तरफ हुआ है। जो रूरल डिमांड भारत को 2008 के क्राइसिस से भारत ठीक ठाक निकल गया था कंपेयर टू बाकी जितने देशों को आप देखें, चाइना से लेकर अमेरिका तक, भारत फिर भी काफी सस्टेन करके निकल गया। वो एक ही कारण से निकला, क्योंकि सरकार ने उस वक्त रूरल डिमांड को स्टिमुलेट किया। रूरल डिमांड वो कारण था जिसके चलते जीडीपी ग्रोथ हमारी 9, 10, 11 तक भी 8.5% जीडीपी ग्रोथ पे हम चल रहे थे। विश्वास हो या ना हो, ये डेटा जाकर चेक कर लीजिएगा। डिस्पाइट की सारी दुनिया में 1%, 2%, 2.5% पे आ गया, हम फिर भी 8, 8.5 पे चलते रहे, क्योंकि रूरल डिमांड जो है वो काफी 70% फिर भी रूरल इंडिया है। उसको स्टिमुलेट करेंगे तो डिमांड बरकरार रहेगा। ये सरकार ने जो मैंडेट लेके आए थे कि हम प्रो बिजनेस रहेंगे, ओके, बेसिक वोट इनको इसलिए मिला था, प्रो बिजनेस रहेंगे और पॉपुलिस्ट, सो कॉल्ड पॉपुलिस्ट मेजर हम नहीं करेंगे। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस थे उसको हम नहीं बढ़ाएंगे, राइट। रादर कहा था कि बढ़ाएंगे, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन प्लस 50% का एक वायदा था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। तो अब उसके चलते क्या हो कि रूरल इनकम में बहुत भारी गिरावट आई है।
और आप रूरल कंपनियों से बात कर लें, आईटीसी से लेके टू व्हीलर कंपनियों तक, और जो रूरल इंडिया में जैसे लेंडिंग करते हैं, जैसे महिंद्रा की एक कंपनी जो लेंडिंग करती है, पिक्चर बहुत ही नेगेटिव इमर्ज हो रहा है। तो कंपनियों ने जो कहा है कि कुछ बदला नहीं है, एक्चुअली स्पीकिंग बदला है, लेकिन बुरे दिशा में बदला है। जो नंबर्स लास्ट ईयर तक आ रहे थे वो अब नहीं आ रहे उनके। तो शंकर सर, अगर फिर इस हिसाब से मैं आपको अभी पूछूं, इस वक्त मार्केट में आप क्या हैं, बुल है या बेयर है? मार्केट में मैं लार्ज कैप्स पे बेयर हूं, स्मॉल और मिड कैप्स में चुनिंदा शेयरों में मैं काफी बुलिश हूं। बिकॉज मेरा ये मानना है कि अब इस मार्केट में लार्ज कैप्स को खरीद के कोई हमें 50% बनेगा, ये मुझे नजर नहीं आता था। लेकिन कई स्मॉल कैप मिड कैप्स हैं जहां पर मुझे लगता है खरीद के अगले साल 2 साल में 500% बनेगा। हाँ, तो अब वो थोड़ा मेहनत का काम है, बहुत समस्याएं आती हैं उसमें, प्रमोटर को जज करना होता है, इत्यादि इत्यादि। बड़ी कंपनियों में तो प्रमोटर को मालूम है अच्छा या बुरा है, लेकिन कम से कम नोन डेविल है। स्मॉल कैप्स में वो अननोन डेविल होता है, थोड़ा ज्यादा उसमें हमें मेहनत करना पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से लोगों को अब फोकस करना पड़ेगा स्मॉल और मिड कैप की तरफ। लार्ज कैप्स अब एक फुल्ली वेल डिस्कवर्ड हो गई हैं, उनकी अर्निंग्स में हमें कोई नजर नहीं आता कि लार्ज ग्रोथ आएगी अभी, एटलीस्ट ये दो क्वार्टर तक। तो इसीलिए डाउनसाइड प्रेशर ज्यादा है उनमें। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा संक्षिप्त में कि मैं बुल भी हूं, बेयर भी हूं। बेयर हूं लार्ज कैप्स पे, लेकिन डेफिनेटली बहुत बुलिश हूं स्मॉल कैप्स। आखिरी बार मेरी आपसे जब बात हुई तो आपने एक पॉइंट बड़ा स्ट्रांगली कहा था कि हिंदुस्तान में तेजी होगी तो सिर्फ एक रीजन से, रेट कट से। बिल्कुल। उसके बाद आपको डॉक्टर रघुराम राजन ने सरप्राइज करके एक रेट कट भी दिया, और अब भी शायद होंगे आगे, लेकिन उसके बावजूद आप बैंक्स पर या बाजार पर उतने बुलिश नहीं। आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि आज इस वक्त मैं बुलिश हूं या बेरिश हूं, आप ये नहीं पूछ रहे हैं अगले साल भर में बुलिश रहूंगा या बेरिश रहूंगा। ये बाजार है, यहां कोई फिक्स्ड फ्रेमवर्क में काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज नए इवेंट्स होते हैं, नई फैक्टर्स होते हैं, आपको अपनी सोच को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। मेरा आज भी यही मानना है कि हिंदुस्तान की मार्केट अगले 2 साल में यहां से हायर होगी, भले ये 25,000 पे आया, 28,000 पे आया, जहां भी बेस बनेगा इसका, इट विल बी फार हायर। और कारण एक ही होगा कि हमारी इंटरेस्ट रेट जो 8% के आसपास है, बॉन्ड यील्ड, वो 4-5% पे आएंगी, और उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर दुनिया माइनस पे चल रही है तो हम इतना प्लस पे नहीं चल सकते, गैप बहुत ज्यादा वाइड हो गया है। तो उसके लिए थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। ये ऐसे फैक्टर नहीं है जो कल के कल प्ले आउट हो जाएंगे और परसों से बाजार डबल हो जाएगा या 50% अप हो जाएगा। लेकिन कोई भी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है 2 साल में एफडी के रेट्स 4-5% पे आ जाएंगे। 4-5% पे कोई आदमी एफडी में पैसे क्यों? ऐसा तो इक्विटी में ही बनेगा, फिर इक्विटी में आएगा। वो सारा जो फ्लो आज फिक्स्ड इनकम में जाता है, गोल्ड भी कहीं नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है, रियल एस्टेट भी काफी वीक है, तो मनी हैज टू कम इनटू इक्विटी। But it doesn't mean कि every day it comes into equity and every day market goes up. तो 2 साल का पर्सपेक्टिव मेरा बिल्कुल बुलिश है, उसमें आज तक पिछले 4-5 महीने से कोई बदलाव नहीं है। लेकिन उस लॉन्ग टर्म के बीच में कई शॉर्ट टर्म भी हमें झेलने पड़ते हैं। वो जो शॉर्ट और मीडियम टर्म का जो आपका आउटलुक है, जहां आप ये कह भी रहे हैं कि जितना गिरा है वो सफिशिएंट नहीं है जी, कुछ और गिरना चाहिए, कुछ और, यानी कितना? मेरे हिसाब से ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत लंबी मंदी है यहाँ पर। मेरे हिसाब से ये परसेंटेज के टर्म्स में अगर देखें तो मुझे लगता है यहां से 4-5% और अगर यानी कि ब्रॉडली 8,000 के आसपास निकली, उससे नीचे मुझे ठीक ठाक है, उससे नीचे मुझे नजर नहीं आता साहब। अच्छा, अब आप ये बताइए कि फिर तेजी होगी, एक ट्रिगर आपने कहा कि रेट कट वो लॉन्गर टर्म में है, लेकिन इमीडिएट टर्म में बाजार का मूड क्या चीज बदलेगी? किस चीज की वजह से आप ये कहेंगे कि अब तेजी होनी चाहिए? इमीडिएट टर्म को अगर आप नाम दे 3 महीने का, तो मेरे हिसाब से कोई इमीडिएट कोई ट्रिगर नहीं है। 6 महीने, 2 क्वार्टर आप छोड़ दें, मुझे लगता है ये साल के अंत तक बाजार वापस एक बेस बना के यहां से चलना स्टार्ट करेगा। और जितने बुरे इकोनॉमिक नंबर्स आएंगे, जो रियल नंबर्स हैं, ये जो बनावटी नंबर जो दिए जा रहे हैं 8% और 8.5%, उनको मैं नहीं मानता। जो ऑन द ग्राउंड नंबर्स हैं उन्हीं को मानना चाहिए, क्योंकि मैं जरा बता दूं आपको कि इट्स लाइक सेइंग कि क्रिकेट में जी आप सभी प्लेयर्स के अगर रन जोड़ेंगे और बनते हैं अगर 125 रन और आप टीम का स्कोर देखेंगे तो 400 रन, तो सर ये थोड़ी बात समझ में नहीं आती। तो आप सारे अगर आंकड़े जोड़ें तो आता है जीडीपी ग्रोथ 4%, 5%, वो रियल नंबर शायद। तो वो नंबर्स मार्केट डाइजेस्ट करने में, बिकॉज आपने अब उसको एक अलग रूप दे दिया है, वो रूप को डाइजेस्ट करने में मुझे लगता है 2 क्वार्टर जाएंगे। ये साल के अंत से मुझे लगता है वापस मार्केट की अप ट्रेंड होगी, और आरबीआई को रेट कट करने ही पड़ेंगे टू सपोर्ट अ लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, वो करना ही पड़ेगा। तो जो कि समझ रहा हूं आप ये कह रहे हैं कि अब शायद
प्राइस वाइज करेक्शन बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन अभी भी रहेगा जी। और कुछ महीने ऐसा ही डल बोरिंग इस तरह का मार्केट रहेगा, रेंज बाउंड जिसमें बड़ा मुश्किल होगा पैसा कमाना। एक्चुअली आप देखें तो रेंज बाउंड है ही हैं पिछले कई महीनों से, मतलब 2829 के आसपास ही चल रहे थे हम मोटा मोटी देखें तो। उसके बीच में कई एक्साइटमेंट के दिन आते हैं, जैसे आए 700 पॉइंट 800 पॉइंट के दिन, लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे अपसाइड नजर नहीं आता शॉर्ट टर्म में, लेकिन डाउनसाइड भी ऐसा नहीं कि मैं कह दूं कि जी यहां से 20-25% चले जाएंगे स्टॉक्स नीचे, तो थोड़ा झेलना पड़ेगा साहब। अब ये थोड़ा मिडिल ओवर्स है, हमें इसको किसी तरह से बिना ज्यादा विकेट गिरे हमें संभालना पड़ेगा। शंकर, चूंकि आपकी कंपनी का नाम ही फर्स्ट ग्लोबल है जी, एक व्यू ग्लोबल मार्केट के एंगल से लेना चाहता हूँ। आप सारे एफआई से बातचीत करते हैं, मिलते हैं उनसे, क्या व्यू है उनका इंडिया पर? कहीं कोई उनके व्यू में बदलाव तो नहीं होता दिख रहा? टैक्स के चलते काफी बदलाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक, भले आप उसको एक टेक्निकल फैक्टर बोलें चाहे जो बोलें, लेकिन 50,000 करोड़ का टैक्स तो टैक्स है ही साहब। अगर देखें तो लास्ट ईयर आए थे इक्विटी में $16 बिलियन, आपने $10 बिलियन का टैक्स डिमांड निकाल दिया, तो अब देखो तो इन कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा फिगर है। अदरवाइज लोगों में अभी भी एक आशा है कि इकोनॉमी टर्न अराउंड हो जाएगी। ये आशा मुझे लगता है कि अब काफी वो टूटती सी जा रही है। मतलब अभी तक लोगों ने, एक साल अब हो गया सरकार को, काफी उम्मीदें थी। मुझे लगता है कि वो जब आशा फाइनली टूटेगी तब शायद मार्केट का ये बुल मार्केट वापस स्टार्ट करेगा, बिकॉज जब आशाएं खत्म हो जाती है तभी ये बाजार रिवर्स होता है। तो जब तक आशा है, अब आई थिंक आशा इज कमिंग डाउन, अगले 2 क्वार्टर तक वो आशा बिल्कुल धूमिल हो जाएगी उनकी, और उसके बाद ये बाजार वापस एक नेक्स्ट मूव के लिए स्टार्ट हो जाएगा। जैसे में अगर कोई 3 या 5 साल का व्यू लेकर बाजार में उतरना चाहता है, जी, क्या कितनी तेजी आपको लगती है? क्या 5 साल में निफ्टी, 5 साल ज्यादा हो गया, 3 साल में निफ्टी डबल हो सकता है? जी, जैसा मैंने आपको पिछली बार कहा था जब हम एक डिस्कशन में थे, कि मेरा मानना है कि 2 साल 2.5 साल में देयर अबाउट्स में मार्केट को 50% ऊपर होना चाहिए। ट्रेजेक्ट्री अप है क्योंकि इंटरेस्ट रेट की ट्रेजेक्ट्री डाउन है, सिंपल बात यह है। बाजार में बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस करने की बजाय अगर आप सिंप्लीफाई थोड़ी करें तो इंटरेस्ट रेट अगर नीचे आते हैं तो बाजार ऊपर जाता है। ग्लोबली भी यही हमने देखा है कि फंडामेंटली किसी देश में कोई जीडीपी ग्रोथ अच्छे नहीं है, ना यूके में है, ना जर्मनी में है, ना फ्रांस में है, लेकिन सबके मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंची है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट इतना कट कर दिया। इंडिया भी एग्जैक्टली वही होगा। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ हमारी 8%, 8.5, रियल जीडीपी ग्रोथ विल बिकम 8, 8.5%, लेकिन इंटरेस्ट रेट घटने के कारण ये बाजार ऊपर जाएगा। उसके लिए थोड़ा आपको साइड की थोड़ी, ये जो अगले 2-3-4 महीने आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि विकेट ना गिरे आपके, लेकिन अगर आप इसको झेल जाएं तो इस मार्केट में काफी अपसाइड है आगे जाके। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप पे खास ध्यान दें, बिकॉज वहां पर आपको कई बार कई गुना मिल सकता है। बिल्कुल, आपने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आउट परफॉर्म करेंगे, लेकिन एक सेक्टर्स के लिहाज से मैं आपसे जानना चाहूँ तो फिर बुलरन की लीडरशिप इस करेक्शन के बाद वापस किससे आएगी? कौन से सेक्टर्स लीड कर सकते हैं बाजार के तेजी के मूड? देखिए, सेक्टर्स, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 10 साल में सेक्टर्स का बदलाव हुआ नहीं। वही सेक्टर्स जो चल रहे थे वही सेक्टर चलते आए। ऑटो चल रहा था, बैंक चल रहे थे, एफएमसीजी चल रहा था, आईटी चल रहा था, फार्मा चल रहा था, कोई बदलाव नहीं आया। इस बार भी देखें तो मोटा मोटी यही सेक्टर चल रहे हैं। एक सेक्टर में थोड़ी चीजें गड़बड़ाई हैं, वो है 2 व्हीलर सेक्टर। तो बजाज ऑटो या हीरो होंडा भी कोई डायरेक्ट वो रूरल डिमांड के ऊपर निर्भर हैं, वो सेक्टर में एक्चुअली थोड़ी नेगेटिव चेंजेस आई हैं। तो मैं उतना बुलिश नहीं हूं उन पर जहां था। बाकी मेरा ये मानना है कि आईटी और फार्मा बहुत अच्छे हैं रिलेटिवली स्पीकिंग। बैंक्स सो हैं, नॉट ग्रेट, बट आईटी फार्मा डेफिनेटली आर लुकिंग वेरी वेरी गुड बाकी मार्केट के कंपैरिजन में। तो अभी भी मैं वहीं पर बना रहूंगा जहां पर पिछले कई वर्षों से बना हुआ हूं। लेकिन क्या प्राइवेट बैंक्स के बढ़ते हुए एनपीए, खासतौर से जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों ने रिजल्ट दिए, क्या कहीं कॉन्फिडेंस हिला देने वाले हैं या फिर कुछ और वक्त देना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा ये एटलीस्ट मार्केट में धारणा है कि प्राइवेट बैंक्स कभी एनपीए कर ही नहीं सकती, जो कि फ्रैंकली मैं कभी नहीं इस व्यू में सब्सक्राइब किया हूं, क्योंकि अल्टीमेटली लेंडर्स तो वही हैं और बोरोवर्स भी वही हैं। अब आप उसमें से चेरी पिक करके थोड़े बेटर लोग को देते हो, पीएसयू बैंक उनको देते हैं जो कभी पैसे नहीं वापस करते, तो फिर भी जहां आप दे रहे हो वहां कुछ तो एनपीए होगा। और अगर इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है जो कंपनियां कह रही हैं, तो एनपीए बढ़ना स्वाभाविक है। इसमें मेरे हिसाब से कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन इससे इतना मालूम चल रहा है कि लोग, बैंक्स भी ऐसे कोई भगवान नहीं है, दे विल मेक द सेम मिस्टेक्स इन लेंडिंग, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो।
और उनकी ग्रोथ रेट्स भी काफी हाई रही हैं। वो अगर इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही हो तो मॉडरेट करेंगी उनकी ग्रोथ रेट। इसीलिए मैंने बैंक का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि आईटी और फार्मा में ज्यादा बने रहे, स्मॉल कैप मिड कैप पे रहे, लेकिन बैंकों के ऊपर मैंने ये नहीं कहा कि वहां से आपको यहां से भी 50% अपसाइड मिल जाएगा। सर, इंटरव्यू खत्म करूं उससे पहले उन इन्वेस्टर्स के लिए आपसे एक एडवाइस देना चाहता हूं जो 9,000 के ऊपर इन्वेस्टेड हो चुके हैं बाजार में। जब निफ्टी पर ये लेवल्स है, जाहिर सी बात है जो प्रॉफिट में होते हैं उन्हें एडवाइस की जरूरत नहीं होती, जो नुकसान में वो जानना चाहते हैं क्या किया जाए। अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनी पोजीशंस को होल्ड रखें या फिर बेच बाज कर निकल जाए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा बेच बाज के निकल जाए। मैं यही कहूंगा कि इस बाजार में अगर आपको जीतना है तो आपको एक्चुअली स्पीकिंग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली अगर आप छोटे निवेशक हो। कि एक साथ में सारी पूंजी लगा दी या एक साथ में सारी पूंजी निकाल दी, ये एक्सट्रीम स्ट्रैटेजी नहीं चलता। अब थोड़ी थोड़ी पूंजी रेगुलरली लगाते चलिए और थोड़ी थोड़ी पूंजी रेगुलर निकालते भी चलिए, बिकॉज उस पैसे से थोड़े बहुत कुछ घर बनाएंगे, बच्चों की एजुकेशन करेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, जो भी करेंगे। तो ऐसा नहीं कि होलसेल बेच के निकलने की जरूरत है, लेकिन इस लेवल पे बहुत एग्रेसिव बाइंग की जरूरत नहीं। लेकिन एज मार्केट कम्स डाउन एज इट विल, आप धीरे धीरे करके अच्छे शेयरों में अपना पोजीशन एक सर्टेन अमाउंट आप डालते रहें। आफ्टर 1 ईयर यू विल फाइंड कि आप वहां से हायर रहेंगे। और इस कैलेंडर ईयर या फिर यूं कहें कि अब नए फाइनेंशियल ईयर में जी मार्च 2016 तक एक बार निफ्टी 5 डिजिट में तो दिख जाएगा 10,000 के पास। जी, मुझे लगता है दिख जाएगा। 20% ही कह रहे हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि आसानी से होना चाहिए। ये आपका स्टेटमेंट काफी रिलीफ देने वाला होगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जो वाकई में इस तेजी के बाजार में ऊपर के लेवल पर शायद फंस गए। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।